हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की हमारी कहानी है मूर्तियों का द्वीप। एक दिन सुबह के समय बच्चों ने बाहर तेज गूंजती आवाज में किसी को कहते सुना, तुम्हारे नाती पोते कहाँ हैं? मैं उन्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। बच्चे दौड़कर बाहर गए तो उन्होंने एक बहुत लंबे आदमी को, जिसकी आंखों में चमक थी और दाढ़ी सफेद, और अपने दादा दादी से बात करते देखा। वह एकदम सफेद धोती और शर्ट पहने था और उसके सिर पर काली टोपी थी। उसकी मुस्कान इतनी मनोहर थी कि वह बच्चों को उसी क्षण भा गया। इनकार में सिर हिलाते हुए दादी कह रही थी, रहमत, पीराम भी किसी तरह भी 4 बच्चों को संभालने नहीं पाएगी। तुम उन्हें दिन में ही कहीं घुमा लाओ। तुम उन्हें रात भर के लिए क्यों ले जाना चाहते हो? परंतु रहमत नाम का वह आदमी नहीं माना। नहीं नहीं, मैं उन्हें रात में रुकने के लिए ही ले जाऊंगा। मेरा उस्मान बहुत अच्छा रसोइया है, वह सब कुछ संभाल लेगा। पीराम्भी को कोई परेशानी नहीं होगी। दादी ने बच्चों को प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा और उन्हें बताने लगी, ये रहमत है। बहुत समय पहले जब तुम्हारे दादा एक स्कूल टीचर थे, ये तुम्हारे दादा के विद्यार्थी थे। अब ये यहाँ से कुछ दूर एक गांव में रहते हैं। इनका आमों का एक बाग है और बड़ा सा घर है। इनके सभी बच्चे विदेश में रहते हैं। इनके घर में एक बड़ा सा पुस्तकालय और एक ऐसा हिस्सा है जिसे तुम छोटा सा चिड़ियाघर कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बकरियां, गायें, मोर, कबूतर और तोते भी हैं। ये तुम सबको रात भर के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा, पर क्या तुम जाना चाहोगे? दादा ने जोड़ा, और हाँ, यह बहुत अच्छी कहानियां भी सुनाते हैं। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, मास्टर जी, इतना बड़ा चढ़ा कर ना कहिए। मैंने बच्चों की कहानियों की पुस्तकें तभी पढ़ना शुरू किया था जब मेरे नाती पोते पैदा हुए थे। फिर मुझे कुछ कहानियां वो भी याद हैं जो किसी समय आपने हमें स्कूल में सुनाई थी। वही मैं बच्चों को सुना देता हूँ। अब वे बच्चों की ओर मुड़े और बोले, तो बच्चों, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें गांव का एक अलग तरह का हिस्सा दिखाऊंगा। सभी बच्चे सोचने लगे। तभी रघु बोला, क्या हम अपने दोस्तों को भी साथ ले जा सकते हैं? ओहो, तुम्हारा मतलब है विष्णु काका के पोता पोती? बेशक, वे भी आ सकते हैं। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही मजा आएगा। इतने सारे बच्चों को अपने घर में देखकर पीराम भी बहुत खुश होगी। यह खबर सुनाने के लिए रघु शरण के घर की ओर दौड़ा। वे वृद्ध सज्जन, जिन्हें सब रहमत चाचा के नाम से पुकारते थे, अपने साथ एक जीप लाए थे और जल्दी ही 7 बच्चे एक जोड़ी कपड़े और अपने अपने टूथब्रश के साथ उस पर सवार हो गए। रहमत चाचा का घर करीब 30 किलोमीटर दूर था और रास्ते में एक जंगल से गुजरना पड़ता था। जंगल से गुजरने वाली सड़क संकरी और घुमावदार थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वह एक अंधेरा, डरावना सा स्थान था। सुबह ने डरते डरते चारों तरफ देखा और बोली, क्या कभी कोई इन पेड़ों को काटकर चौड़ी सड़क बनाएगा? रहमत चाचा ने इनकार से सिर हिलाया। नहीं, गांव के लोग कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम सब पेड़ों से प्यार करते हैं और ध्यान रखते हैं कि कम से कम पेड़ काटे जाएं। जब तक जरूरी ना हो, पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए। क्या तुम एक ऐसे राज्य की कहानी सुनना चाहते हो जहाँ के सारे पेड़ काट डाले गए थे? बेशक, सभी बच्चे सुनना चाहते थे। रहमत चाचा ने कहानी शुरू की। एक समय एक बड़ा ही सुंदर हरा भरा द्वीप हुआ करता था। उसमें विशाल वृक्षों से युक्त एक जंगल था। वहाँ के झरनों से स्वच्छ नीला जल हमेशा बहता रहता और एक पर्वत श्रृंखला भी थी जिसमें एक अनोखे पत्थर की खुली खदान भी थी। अपने आकर्षक सफेद रंग के कारण वह पत्थर बहुत कीमती था।
उससे मूर्तियां तराशना भी आसान था। बहुत वर्षों से उस द्वीप का एक राजा शासन करता था। अब वो बूढ़ा हो गया था। वह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। इससे भी बढ़कर वह अपने राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य से प्यार करता था। अमर नाम का एक मूर्तिकार उसका सबसे गहरा दोस्त था। अमर भी किसी और चीज से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्यार करता था। उसने एक स्कूल भी खोल रखा था, जहाँ पत्थरों से मूर्तियां तराशने की कला सिखाने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। परंतु उनके स्कूल में मूर्ति कला सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अमर की एक विचित्र सी शर्त थी। उनका आग्रह था कि मूर्तियां गढ़ने के लिए पत्थर वो अपने स्रोत से लाएं। केवल उनकी अंतिम मूर्ति के लिए उन्हें द्वीप की खदान का पत्थर इस्तेमाल करने की इजाजत है। इस नियम के कारण कई विद्यार्थी भुनभुनाते थे। आखिर समुद्र के मध्य में स्थित द्वीप में टनों वजनी पत्थर ढोकर लाना कठिन काम था, परंतु अमर इस पर अडिग था। एक बार राजा ने उससे इस शर्त की वजह पूछी। इस पर बुद्धिमान अमर का कहना था, यह पत्थर और दरअसल हमारी इस मातृभूमि पर उपलब्ध हर चीज हमें ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिसे हमें संजोकर रखना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग समझदारी से नहीं करेंगे तो इस खदान में हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। अब हम बिना सोचे समझे इन पत्थरों और पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे पास खाली बंजर भूमि के सिवा क्या बचा रहेगा। इसलिए मूर्ति कला सीखने हेतु आने वाले विद्यार्थियों के लिए अपनी आधार सामग्री खुद लेकर आने की शर्त है, और शिक्षा समाप्त होने के बाद जब वे अपनी आखिरी कलाकृति बना रहे हों तभी वे इस राज्य के अनोखे पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। राजा ने मन ही मन इस विचार की सराहना की और अमर को अपने तरीके से स्कूल चलाने दिया। परंतु फिर एक दिन आया जब वह बहुत वृद्ध हो चुके राजा की मृत्यु हो गई और उनका बेटा गद्दी पर बैठा। नया राजा राजदीप हर काम अपने पिता से अलग तरीके से करना चाहता था। उसने कई कानूनों को बदलना शुरू कर दिया। एक दिन उसने उस कला विद्यालय की याद आई और वो वहां पहुंचा। वहां उसने विद्यार्थियों को पत्थर पर मूर्तियां तराशते हुए देखा। तभी कुछ मंत्रियों ने उसके कान में अमर के नियम के बारे में बताया। साथ ही यह भी जोड़ा कि बहुत से विद्यार्थी अपनी आधार सामग्री अर्थात बड़े बड़े पत्थर लाना नहीं चाहते। राजदीप ने सोचा, अगर वह इस नियम को समाप्त कर दे तो और भी बहुत से लोग उस स्कूल में अध्ययन करने के लिए आ जाएंगे। उसने ली जाने वाली फीस की राशि से द्वीप की समृद्धि बढ़ेगी और इसके साथ ही उनके द्वारा बनाई गई सुंदर कलाकृतियों से द्वीप के शहरों को सुंदर बनाया जाएगा। उसने अमर को शिक्षक का पद छोड़ने का आदेश दिया और स्कूल के संचालन के लिए किसी दूसरे आदमी को नियुक्त कर दिया। जल्द ही वह द्वीप मूर्ति कला के विद्यार्थियों से भर गया। उन्होंने खदान से धड़ाधड़ पत्थरों का खनन करना शुरू कर दिया। उन्होंने विशाल मूर्तियां बनाई। वह मूर्तियां उन्हें दूर शहरों में बेचने हेतु ले जाने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत थी। बड़े वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए चौड़ी सड़क होना जरूरी था। सड़कें और गाड़ियां बनाने के लिए पेड़ काट डाले गए। पेड़ों के काटने से मछुआरों के लिए नौकाएं बननी बंद हो गई और वे मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में जाने की स्थिति में नहीं रहे। उन्होंने द्वीप के पास ही मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया और वहां मछलियां कम हो जाने से अक्सर आपस में लड़ने लगे। नए बन रहे भवनों में पहले जैसी मजबूती नहीं रही, क्योंकि लकड़ी और पत्थर दोनों दुर्लभ हो गए थे। किसानों के लिए अच्छे हल बनाना मुश्किल हो गया। इस कारण खेती की उपज में भी कमी आई। बड़े पैमाने पर हुए उत्खनन से इतना प्रदूषण फैला कि पेड़ पौधे मुरझाने लगे। बीमारियां फैल गई। हमेशा मधुर आवाज में ऊंचाई से जल गिरने वाले झरने शांत हो गए, क्योंकि पानी भी दुर्लभ हो गया था। जलवायु बदल गई। वह पहले से ज्यादा गर्म और शुष्क हो गई। जल्दी वहां अकाल की स्थिति आ गई और कभी हरा भरा रहने वाला सुंदर द्वीप सूखी झाड़ियों वाला बंजर प्रदेश बन गया। अपनी राजधानी और महल में विशाल मूर्तियों की कतार लगा देने की राजदीप की इच्छा पूरी हो गई।
कला विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी एक सुंदर विशाल मूर्ति बनाता और उसे राजा को उपहार के रूप में दे देता। जल्द ही पूरा राज्य इन मूर्तियों से भर गया। जहाँ कहीं घने जंगल और कलकल नदियां बहती थी, वह द्वीप अब एक बंजर प्रदेश बन गया। जंगल खत्म हो गए, नदियां गंदे नालों में तब्दील हो गई, जलवायु गर्म और धूल उड़ाने वाली हो गई, क्योंकि अब वर्षा समय पर नहीं आती थी। वहाँ के लोग द्वीप छोड़कर जाने लगे। घर, स्कूल और महल सब सूने होते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग बचे थे। समय बीतने के साथ सभी ने उस द्वीप को बिसरा दिया। बहुत बहुत वर्षों बाद जब कुछ खोजी यात्री उस द्वीप पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उस बंजर द्वीप पर हर जगह सैकड़ों मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। एक राजा के लालच का शिकार हुआ बेचारा द्वीप। सभी ने इस कहानी को बहुत पसंद किया। बाकी की यात्रा हर एक सदस्य द्वारा कहानी के सकारात्मक पात्रों की भूमिका अदा करते हुए बीती, जबकि रहमत चाचा कहानी के बुद्धिमान वृद्ध राजा की भूमिका में थे। खुशी से झूमते बच्चे जल्द ही अपने नए दोस्त के घर पहुंच गए। उन्हें बड़े जोरों से भूख लग गई थी। वह एक विशाल बेतरतीब सी जगह थी। पिरामिड दरवाजे पर खड़ी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उन्होंने उस्मान से लंच के लिए आम रस और खीर बनाने के लिए कहा था। साथ ही पराठे, बिरयानी और कई तरह के लजीज व्यंजन भी थे, जिन्हें तैयार करने में उस्मान को बेहद खुशी हुई थी। लंच के बाद वे पूरे घर में घूमे, लाइब्रेरी में पुस्तकें और उन बहुत से पुरस्कारों को देखा जो खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के परिणाम स्वरूप रहमत चाचा को मिले थे। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।